मेंस हम फाइनल स्टेज तक पहुंच गए हैं, वहाँ पे जाके फिर अगर आपको सेटबैक मिलता है तो उसमें ज़्यादा बुरा लगता है। स्मार्ट स्टडी करनी है, जो हमारे जो एरियाज़ हैं हमें खाली उन पे फोकस करना है। अगर हम उन्हीं को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो देन वी कैन अचीव आवर गोल। मैं जैसे ही दौड़ा, उसने कहा कि करण भैया जल्दी से आप देखो, आया है रिजल्ट आ गया तो आप देखो। फिर मैंने रिजल्ट देखा एंड हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टेस्ट बुक बैंकिंग। सो आज हमारे साथ एक नहीं दो ऐसे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं जो आप ही की तरह हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली बैंकिंग एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो एक तो वो हैं जो आप लोगों की तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक यहाँ पर हमारे साथ एक्स सर्विसमैन भी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, वो पूछते हैं कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट इनसे मिलते हैं और इनके बारे में ही पूछते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए और कौन से एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई किया है। मैम, माय नेम इज़ करण तंवर और मैंने 3 एग्ज़ाम्स निकाले हैं इस बार, IBPS PO एंड SBI PO एंड IBPS क्लर्क। वेरी गुड सर, आपका नाम। मैम, मेरा नाम विजेंद्र कुमार है और इस बार मैंने IBPS क्लर्क क्वालिफाई किया है। ओके, तो आपको कब लगा कि मुझे बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैम, मैंने सितंबर 2024 में बैंकिंग का स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं UPSC का प्रिपरेशन कर रहा था फॉर ईयर एंड हाफ, बट फिर मुझे वहाँ पे इतना लगा नहीं कि मतलब प्रोडक्टिव रहेगा एंड मैंने स्विच करने की ट्राई किया। फिर मैंने 2-3 और सेक्टर्स देखे, बट मुझे बैंकिंग सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा अकॉर्डिंग टू माय प्रिपरेशन। तो फिर मैंने बैंकिंग पे स्विच किया। ओके, तो सर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो इससे पहले आप कहाँ पर वर्किंग थे? मैं इससे पहले मैम एयरफोर्स में था और रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक मेरा नहीं, दिस इज अ थर्ड चांस। तो आफ्टर रिटायरमेंट आपने इमीडिएट स्टार्ट कर दिया था। आपको क्यों लगा कि बैंकिंग में ही जाना चाहिए? नहीं, मोस्ट ऑफ द जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो बैंकिंग ही प्रेफर करते हैं। आफ्टर द रिटायरमेंट वो बैंकिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जाते CGL में भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो इन बैंकिंग ओनली। ओके, सो आप लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही है? मतलब जर्नी क्या है? कैसा, बहुत ऐसा मोमेंट भी आया होगा जब लगा होगा कि अरे कर लेंगे, बहुत बार ऐसा लगा होगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझे गिव अप कर देना चाहिए। तो ये जो आपकी जर्नी है पूरा, आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि कैसा रहा है, कैसे आपने प्रिपरेशन किया, क्या स्ट्रेटजी रही है, सब कुछ। मैम, अगर आज किसी भी स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो एक साइंटिफिक अप्रोच होता है, आप उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। कोई भी हम जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हम पहले उसका फाउंडेशन ले करते हैं। अगर आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हो एंड जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स है, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, क्वांट हो या फिर जनरल अवेयरनेस हो, अगर आप उनका फाउंडेशन ही नहीं करोगे तो और सीधा ही अगर आप मॉक टेस्ट पे स्विच कर देते हो तो वो आपको नहीं रिजल्ट मिलेगा। सो आपको सबसे पहले फाउंडेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली GA में एंड क्वांट में, बिकॉज वही 2 सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चों को मतलब काफ़ी उसमें कम स्कोर होता है। एंड उसके बाद में मैम आप फाउंडेशन कंप्लीट करते हो तो आप एडवांस लेवल पे जाइए, पहले क्लरिकल कीजिए, देन आप PO का कीजिए एंड साइमल्टेनियसली आप मॉक भी लगाते रहिए। बिकॉज आप मॉक नहीं लगाओगे तो आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि मतलब आप कितने, कहते हैं ना हम कितने पानी में हैं, वो हमको कभी भी नहीं पता चलेगा। तो ये साइंटिफिक अप्रोच आपको नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, मतलब पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना है, देन हमें प्रैक्टिस करना है। ये तभी पता चलेगा कि कौन सी वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और उस पर वर्क करना है। बिल्कुल, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? मैम, एक्स सर्विसमैन के तौर पे जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको रिलेटिवली थोड़ा कम रहता है उनका कट ऑफ, क्योंकि हमारे जैसे लोग होते हैं जो एक पीरियड के सर्व करने के बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो उनके जो लेवल होता है थोड़ा सा जो सिविल कैंडिडेट्स रहते हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा कम रहता है। तो उसी हिसाब से मेरा मानना यह है कि उसी हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा कंपटीशन हमारे ही लोगों से है, जो ESMs है, जो एक्स सर्विसमैन है, हमें उन्हीं से कम्पीट करना है। तो मेरा मानना ये है कि रादर देन गोइंग फॉर जो हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं, हमें वी शुड बी लिमिटेड टू आर लेवल ओनली। अगर हमने जो एक लेवल जो हमारा है मीडिएट लेवल पे ही हमने एक मीडियम लेवल पे भी अपने आप को ले आते हैं तो हमारा जो सिलेक्शन है उससे काफ़ी हद तक हो सकता है। ओके, हमें स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, फिर उस पर वर्क करना है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वही पिक करना है, वही हमें सिलेक्टिव लेना है। मतलब बहुत हार्ड वर्क नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी नहीं जाना, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। जो हमारे जो एरियाज़ हैं हमें खाली उन पे फोकस करना है। अगर हम उन्हीं को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो देन वी कैन अचीव आवर गोल। बिल्कुल सर।
अच्छा, बहुत सारे बच्चों का होता है ना, प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, दिन मेंस करते हैं और फिर मेंस में अच्छा नहीं होता है तो फिर से प्रे करते हैं, फिर से प्रे की प्रिपरेशन करेंगे, देन मेंस करेंगे। सही है ये स्ट्रेटजी? आप लोगों ने भी ऐसे ही किया था? मैम एक्चुअली मैंने जब 2024 वाला ईयर था उसमें सेम ऐसा ही था यही किया कि पहले प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर जो निकलेगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बट जब उस ईयर सिर्फ और सिर्फ SBI क्लर्क निकला एंड बाकी पेपर का किसी में भी प्री क्लियर नहीं हुआ, तब मुझे समझ में आया कि प्री तो आपको करना ही है, बट जब आपको SBI क्लर्क का प्री होने के बाद में मेंस नहीं हुआ तो वहाँ पे ज़्यादा बुरा लगता है। बिकॉज प्री अगर आपका नहीं होता तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट वाला ट्राई कर लेते हैं, बट मेंस हम फाइनल स्टेज तक पहुँच गए हैं, वहाँ पे जाके फिर अगर आपको सेटबैक मिलता है तो उसमें ज़्यादा बुरा लगता है। तो सेकेंड मैम जब 2025 का सीज़न आया था तब मैंने यही रखा कि अभी प्री का तो मेरा फाउंडेशन हो चुका है, तो वहाँ पे मैं ओनली मॉक्स पे रिलाई कर रहा था। मैं डेली एक मॉक लगाता था प्री का, अल्टरनेट डेज पे, एक दिन PO का लगाता था एंड एक दिन क्लैरिकल का लगाता था। एंड मैंने उसके अलावा अपना पूरा जो टाइम है मैं दिन का 6 to 7 आवर्स में मेंस को देता था। उसमें हम मेनली हमें होता है कि जनरल अवेयरनेस का हमें रिवीजन डेली करना है, बिकॉज क्या होता है कि जनरल अवेयरनेस सॉर्ट ऑफ काफ़ी बच्चों को बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, इसलिए उसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा चाहिए। एंड मैं थोड़ा सा UPSC बैकग्राउंड से हूँ तो वहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं आई, तो वो रिवीजन वाला वहाँ पे फोकस करते हैं। एंड देन मेंस का मॉक होता है तो वो वीकेंड में लगाते हैं एंड थ्रू आउट द वीक उसके सेक्शनल मॉक्स लगाते हैं। मतलब आपने प्री मेंस को टारगेट नहीं किया, आपने सिर्फ एग्जाम को टारगेट किया कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। यस मैम। मैम आई थिंक हम अगर रिजल्ट को फोकस में रखेंगे ना तो वो चीज़ सही नहीं है, मुझे नहीं लगता। आई थिंक हमें प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। अगर आप प्रोसेस पे अच्छे से फोकस करते हो तो रिजल्ट अपने आप फॉलो होगा। बिकॉज मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे 3 एग्ज़ाम निकालने या 4 एग्ज़ाम निकालने, मुझे यही था कि बस मेरे पास इस सीज़न एटलीस्ट 6 to 7 एग्ज़ाम्स लाइंड अप है, तो मैं सबको 1 एग्ज़ाम एट अ टाइम दूँ और जिसमें भी अगर अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेट। हाँ, सही बात है। रिजल्ट पर ही फोकस नहीं करना चाहिए एग्जाम पे कि ये मेरा टारगेट है, मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना यस मैम, प्रोसेस पे फोकस कीजिए आप, रिजल्ट ऑटोमेटिकली फॉलो होगा। है। सर आप जी, जैसे कि इन्होंने बताया सेम, ये एक्सेलरेशन के बारे में भी ये अलग नहीं है इससे। एक्सेलरेशन में ये आपको टोटल एग्जाम ही फोकस करना है। खाली प्री पे अगर फोकस करेंगे तो आपका सिर्फ प्री ही होगा, मेंस नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा होता है प्री निकल जाता है, मेंस में जाके अटक जाते हैं। तो इसलिए आपको जब भी स्ट्रेटजी बनानी है तो आपको प्री प्लस मेंस दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों से सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पूछूं, जैसे क्वांट हो गया, इंग्लिश और रीजनिंग हो गया, GE हो गया, कहाँ से पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, सब्जेक्ट वाइज थोड़ा थोड़ा सा? मैम मैंने तो सितंबर 2024 में टेक्स्ट बुक का लिया था एंड उस टाइम मैम पूरा उस टाइम एक ही कोर्स था मेरे पास में। सेकंड सीजन में मैंने फिर भी दूसरे भी एक्सप्लोर किए थे, बट उसमें ओनली मॉक सीरीज़ था, तो फाउंडेशन मेरा पूरा यहीं से हुआ है। अगर मैम सब्जेक्ट वाइज हम बात करें तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जैसे मुझे ऐसा पर्सनली था कि मेरे इंग्लिश में थोड़ा सा एज था, तो मैं वहाँ पे कंपैरेटिवली एक जो स्टैंडर्ड टाइम होता है कि दिन में 1 से 1.5 घंटा आपको एक सब्जेक्ट को देना है वो देता था, बट फिर जो आप वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते थे। इंग्लिश में अगर आप एडिटोरियल कर लेते हो एंड अगर आपका ग्रामर वाला जो पोर्शन कंप्लीट है देन आपको उसमें कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली एडिटोरियल कीजिए एंड फिर कम्प्लीटली आप मॉक्स पर रिलाई कीजिए। एंड डिफ़िकल्टी एक सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा आती है। जनरल अवेयरनेस में आई थिंक स्टूडेंट्स जो ईजी गेन वाली जो चीज़ें होती हैं ना, लो फ्रूट्स है, वो ज़्यादा ट्राई करते हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए। आई थिंक आपको डेली कोई भी एक टीचर को आप डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हैं, आप उनको फॉलो कीजिए एंड उन्हीं का जो आपने कंटेंट कंज्यूम किया है उसको ही आप रिवाइज कीजिए। अगर आप ऐसा देखोगे कि मैं 3-4 अलग अलग सोर्स से पढ़ लूँ तो फिर वो आपको इतना सारा कंटेंट हो जाएगा कि आपको याद कुछ होगा नहीं एंड एग्ज़ाम में जाओगे एंड सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है। इसलिए मेरा यही है कि आप फोकस रहें रिसोर्सेज में, थोड़ा सा आप क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे फोकस करें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। रिवीजन का क्या रोल है प्रिपरेशन में? रिवीजन का मैम ये है कि जैसे आज हमने डेली करंट अफेयर्स की क्लास कर ली मॉर्निंग में, तो अगर बेस्ट मुझसे पूछो तो आप जैसे ही क्लास को कंप्लीट करते हो, अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। बिकॉज मैं अगेन UPSC से आता हूँ तो वहाँ पे हमारे तो पेन नहीं चलता तो हमें कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए एंड उनको 15-20 मिनट्स में रिवाइज़ कर लीजिए। आप डेली रिवाइज करेंगे तो ऑलमोस्ट 40 to 50% कॉन्टेंट आपको बैक ऑफ द माइंड तो आ ही जाएगा। एंड देन आप वीकली रिवीजन कर लीजिए, आधा सैटरडे को कर लीजिए एंड आधा संडे को कर लीजिए। एंड उसके अलावा फिर आपको अगर और एडिशनल करना है तो जो वीकली मॉक्स आते हैं आप वो वीकली मॉक्स कर लीजिए। अगर आप GA को पाइलअप करने का देखेंगे कि मैं मंथली एंड में पूरा रिवीजन कर लूँगा, अगर वो पाइलअप हो गया तो फिर वो नहीं हो पाएगा।
तो जितना छोटा, जितना कम कंटेंट आप कर सकते हो रिवीजन उतना करें, डेली करें, देन आप वीकली करें एंड देन मंथली करें। ओके सर, आपने कैसे प्रिपरेशन किया सब्जेक्ट वाइज? सब्जेक्ट वाइज मैम, जैसे मेनली तो यूट्यूब से पढ़ा मैंने, जीए की डेली क्लासेस देखी थी। जीए की डेली क्लासेस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जीए है, जीए से होता है फिर बाकी सबके उतने ही आते हैं। मैथ्स में, रीजनिंग में सभी के उतने ही आते हैं लगभग बराबर। जो डिफरेंस क्रिएट करता है जीए डिफरेंस क्रिएट करता है लास्ट में। तो मेरा ये मानना है कि जीए की डेली क्लासेस देखनी चाहिए, प्लस वीकली क्लासेस देख लेंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, तो एक मिनिमम स्कोर हम अच्छा ला सकते हैं, फिर उसी से हो पाएगा। मतलब जब तक डेली नहीं पढ़ेंगे चेंजर है। ये गेम चेंजर है, नो डाउट। अच्छा, ये तो हो गया आप लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वगैरह। थोड़ा इससे आगे आते हैं, अभी आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो जब रिज़ल्ट आया वो मोमेंट कैसा था? मतलब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले किसने देखा, आपने सबसे पहले किसको बताया, किसके साथ शेयर किया, और कैसा लगा जब आपने देखा कि कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आया है और हमारा फाइनली थैंक यू से कॉन्ग्रेचुलेशन तक का ये जो सफ़र है, वो जब रियल मोमेंट आया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मैम मैं तो वही जो मेरा डेली रहता है, मैं मॉर्निंग में उठ के और मैं तैयार व्यार होके और लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो रहा था। एंड मेरा फ्रेंड है चंद्राकर, मैंने उसे बोला था कि अगर रिज़ल्ट आ जाए तो मैं तो देख नहीं रहूँगा, तो मुझे कॉल कर देना। जैसे ही उसका कॉल आया तो मुझे पता चल गया कि या तो ये रिज़ल्ट के लिए आया है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी आया है। मैं जैसे ही दौड़ा, उसने कहा कि करण भैया जल्दी से आप देखो, आया है, रिज़ल्ट आ गया है, तो आप देखो। फिर मैंने रिज़ल्ट देखा एंड मुझे कहीं ना कहीं था कि नेक टू नेक ही रहेगा, बिकॉज मेरे पास मेंस में बहुत ज़्यादा लीड नहीं थी, मेरे पास 8.25 की लीड थी। और फिर मैंने देखा रिज़ल्ट में तो उसमें उन्होंने बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ था नीचे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। उसमें मैंने देखा 45.27 है, फिर मैंने नीचे से देखा कि हाँ उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। फिर सबसे पहले पापा घर पे ही थे, पापा के पास गया, मैंने पापा को बताया, फिर पापा ने भैया को कॉल किया और भैया को, और फिर सबको बताया। मार्क्स तो आपके अच्छे हैं, स्कोर कार्ड हमने देखा था। इंटरव्यू मैम वॉज अ गेम चेंजर आई थिंक। मैं थोड़ा सा अपने आप को लकी भी बोलूँगा कि उन्होंने वही चीज़ें टैप करी जो मुझे आती थी। उन्होंने मुझसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पूछा एंड मेरे पापा ट्रांसपोर्टेशन फील्ड से है, तो वो एक कोइंसिडेंस भी हो गया कि मुझे वहाँ पे बहुत एडवांटेज मिल गया एंड इस वजह से मेरे को इंटरव्यू में 77 मिले। एंड जब मैंने फाइनल चेक किया तो मुझे क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू में 71 चाहिए थे, तो बहुत ही थिन मार्जिन था, बट सक्सेसफुली हो गया। फाइनली फैमिली का रिएक्शन कैसा था? मैम पापा तो बहुत खुश थे। IBPS PO के टाइम तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर SBI क्लर्क का मैंने भैया को मैसेज किया था कि भैया SBI क्लर्क भी हो गया है, तो भैया ने कहा कि अच्छा ठीक है, वेरी गुड। फिर मैंने IBPS क्लर्क के टाइम पे उनको वापस भेजा तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, कि हर दूसरे दिन भेजता रहता है कि ये भी निकल गया, वो भी निकल गया, तो उन्होंने कहा ठीक है। बट IBPS के टाइम पे सब बहुत खुश थे। फर्स्ट रिजल्ट था? हाँ, फर्स्ट रिजल्ट वो था। सर आपका कैसा था? मैडम लास्ट 2 साल से नहीं हो रहा था, 1 नंबर 2 नंबर से रिजल्ट रुक जा रहा था। ये बहुत बुरा लगता है। तो वो बार थैंक यू देख के पक गए थे। तो इस बार तीसरी बार में एक दोस्त का कॉल आया, उसका भी लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था, तो उसने बोला रिजल्ट आ गया। सबसे पहले मैंने पूछा तेरा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसने बोला मेरा हो गया। तो उसका मेरा लेवल लगभग सेम ही है, तो मुझे एक बार को लगा कि हाँ इसका हो गया तो शायद इस बार मेरा भी हो ही गया होगा। तो बड़े एंग्शियस होके वाइफ भी पास में बैठी थी, तो हमने रिजल्ट खोला मैम, उसमें लिखा था जब कांग्रेट्स लिखा था, तो पहली बार में बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि हमें तो फेल वाला पता था कैसा होता है, आदत थी। उसकी आदत थी। ये पास वाला कैसा होता है रिजल्ट हमें नहीं होता था। वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू से स्टार्ट था, वो हमेशा हमारा थैंक यू से स्टार्ट होता था। तो लास्ट में जब बैंक का नाम देख लिया तब दिल को तसल्ली हुई, और माई वाइफ वाज लिटरली क्राइंग, तो उनको 2 बार फेलियर दिख चुके थे, तो सभी बहुत खुश थे मैम। तो कुछ सोचा है पहली सैलरी से क्या करना है? मैम पहली सैलरी तो ऑलमोस्ट बुकड है पूरी की पूरी। हाँ, booked है। बहुत सारे लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है, तो मैम ऑब्वियसली पहले तो मैंने भगवान जी को प्रॉमिस किया था कि मैं कोई भी गिफ्ट दूंगा या फिर उनको कोई भी चढ़ावा चढ़ाऊँगा। देन ऑब्वियसली पापा को देने हैं कुछ पैसे, और कुछ मैं गिफ्ट्स भैया के लिए भी, भाभी के लिए भी लेने वाला हूँ। मेरी नीस है एक 1 ईयर की, उसके लिए भी मैं गिफ्ट लेने वाला हूँ। एंड देन देखते हैं, कुछ खास फ्रेंड्स भी हैं, टेक्स्ट बुक के कुछ सीनियर्स हैं, मैम फैकल्टीज टीचर्स है, तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो मैम पहली सैलरी मुझे सेकंड सैलरी से मेरे पर्सनल है, वो फर्स्ट सैलरी मेरी पूरी बुकड है। ओके सर, आपकी तो फर्स्ट सैलरी नहीं होगी, बट इससे कुछ सोचा है कि ये वाली सैलरी से हम हाँ, कुछ ये अलग करेंगे? सैलरी थोड़ी सी स्पेशल होगी मैम, क्योंकि सेकंड करियर स्टार्ट होगा। Exactly. तो देखते हैं, घर में काफ़ी सारे लोग हैं, भाई बच्चे सब हैं, तो सभी डेफिनेटली शेयर करेंगे। ओके सो अगर फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कुछ मैसेज देना हो तो क्या देंगे?
मैम आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। चाहे नॉट ओनली बैंकिंग में, कहूँगा लाइफ के किसी भी सेक्टर में आप जाएं, आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रोसेस को करें कि मेरे को क्या प्रोसेस फॉलो करना है। एंड कभी भी रिजल्ट सेंट्रिक अपने आप को नहीं रखना है, ठीक है। प्रोसेस पे आप देखें कि हाँ कल से मैं आज एक बेटर इंसान हूँ, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में हो या लाइफ में हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड कभी भी मतलब आपको रश नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ों में, ठीक है। बिकॉज अभी मैंने मैम देखा कि बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद में बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। ये सब चीज़ें नहीं होती है। आपको लाइफ में कोई भी चीज़ इतना ईजीली नहीं मिलेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। कि गिव अप कर देना चाहिए? मैम मैं पर्सनली तो बड़ा मैम चिल काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि गिव अप कर देना चाहिए। एंड मैं थोड़ा सा क्रेडिट अपनी फैमिली को भी देना चाहूँगा। मेरे बड़े भैया और मेरे फादर, उनको मेरे अंदर बहुत ट्रस्ट है। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो उन्होंने बोला है कि तुम ये मत देखो कि तुमको है ना मतलब घर के लिए है ना वो बहुत तुम्हारे ऊपर बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि सब अच्छा वेल ऑफ अर्न कर रहे हैं, तुम ये देखो कि बस तुमको अपना जो गोल है वो अचीव करना है। अगर जैसे मेरा कोई भी ऐसा तो है नहीं कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम निकल गया था, मेरा कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलता था तो मैं पापा के पास जाता था कि पापा एग्ज़ाम वो मेरा जो भी है सो एंड सो वो नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब कल से जो अगला एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करो। बस फिर जिस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे वो रिज़ल्ट आ गया। तो वो जो उनका जो अप्रोच है आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस है मेरे लिए। इसलिए मुझे कभी गिव अप करने जैसा या फिर मुझे वो डिप्रेशन वाला स्टेट कभी आया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास में लोगों ने इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना रखा था। मैं यही बोलूँगा कि अगर कोई एस्पिरेंट भी है, उनके अगर पेरेंट्स वगैरह भी देख रहे हैं या उनके फ्रेंड्स वगैरह भी देख रहे हैं, तो आई थिंक आप लोग जो लोग सपोर्ट करते हो ना, उससे 50% हिम्मत तो बनी हुई रहती है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है आई थिंक। सर अगर कोई एक्स सर्विसमैन है आपकी तरह, वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहता है, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो सर मैं सिर्फ मैम उसको ये कहना चाहूँगा कि बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि एक दो फेलियर से आप डर जाओगे। यू हैव बीन ए सोल्जर, तो आपको ऐसा नहीं है कि यू हैव टू गिव अप एनी स्टेज। आपको ट्राई करते रहना है, आपका एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएगा। और उनकी फैमिलीज़ को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उन पर ज़्यादा बर्डन ना डालें, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डालें। एक ना एक दिन ही विल सक्सीड, तो आपको ज़रूर उनको सपोर्ट करना है एंड ही विल सक्सीड। Okay, so thank you, Karan. Thank you, sir. So once again, many congratulations. थैंक यू। थैंक यू सो मच।